बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज खूनी नंबर कहानी के साथ आपकी होस्ट दुआ भाई साहब की खिदमत में हाजिर है। नौजवान हसीना के हाथों से अचानक मोबाइल नीचे गिर पड़ा तो हसीना खौफ की वजह से घुटनों के बल बैठती चली गई और फिर इसके सामने एक आत्मा नमूदार हुई जिसे देखकर हसीना की जान ही निकल गई। जिस्मो जान में खौफ की लहर दौड़ाती और आंखों को पथरा देने वाली दहशतनाक कहानी। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कहानी में मजीद आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल दुआ वॉइस को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। 6 साल हो गए इस अखबार में काम करते हुए। मजाल है एक दिन भी बॉस हमारे काम से खुश हुआ हो और भूल के भी थोड़ी बहुत तरक्की दी हो। करण ने एक बारी फाइल जानवी की टेबल पर पटकते हुए कहा। जानवी और करण को सहाफत में आए हुए कमो बेश 6 साल का अरसा गुजर गया था। इत्तेफाक से वो बहुत अच्छे दोस्त होने के साथ साथ मुस्तकबिल के ख्वाब भी एक साथ ही देखने लगे थे। मगर करण का कहना था कि जब तक वो एक घिसे पीटे सहाफी से थोड़ा ऊपर तरक्की नहीं कर लेता तब तक जानवी से शादी नहीं करेगा। जानवी जिस हाल में भी थी खुश थी। इसने ऊंचे ऊंचे ख्वाब कभी दिखे ही ना थे मगर करण की इस जिद के सामने इसने हथियार डाल दिए थे। वो बखूबी जानती थी कि वो दोनों मामूली सहाफी हैं और अब इससे ज्यादा ऊंचा रुतबा इनके मुकद्दर में नहीं है। मगर करण हवाओं में उड़ना चाहता था। वो चाहता था कि एक मशहूर सहाफी और तजर्बाकार बन जाए, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे और अब ये इसका जुनून बन गया था। करण का इस तरह बॉस को कोसना मामूल था। लिहाजा जानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, करण यार छोड़ो, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि अपना बॉस कभी किसी के काम से खुश नहीं होता, तो फिर तुम क्यों कड़हाते रहते हो। चलो दफा करो इन सब बातों को। आज ऑफ होने के बाद अच्छी सी कॉफी पीते हैं साथ। काफी दिन हो गए एक साथ जी बार कर घूमे भी नहीं है। करण की डहार से सिर्फ जानवी ही बंदाती थी और इसके मूड को भी वही खुशगवार करना जानती थी। लिहाजा करण उकताहट बड़े चेहरे पर एक मुस्कुराहट ले आया और यूं उठ बैठा। चलो ठीक है चलते हैं। आज ऑफिस के ऑफ होने के बाद चंद लम्हों बाद ही वो कॉफी शॉप में मजेदार कॉफी से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। ठंड के मौसम में गरम गरम कॉफी ने इनके मूड को तरोताजा कर दिया था। इतने में करण का फोन बाज उठा। इसने देखा तो इसका दोस्त अर्जुन था। हाँ अर्जुन बोलो। फोन उठाने के बाद वो गोया हुआ। करण के चेहरे पर हैरत, खुशी और पुरजोशी के तासरात थे। चल सब ठीक है, कल फिर मिलते हैं। करण ने ये कहकर फोन बंद कर दिया तो जानवी बोल उठी। क्या कह रहा था? करण पुरजोश अंदाज में गोया हुआ। जानवी अर्जुन बता रहा था कि एक अफवाह बहुत मशहूर हो रही है और मुख्तलिफ अखबारों के सहाफी इसके मुतालिक ठोस मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। यकीनन इसके बाद वो आर्टिकल लिखेंगे, लेकिन अगर मैं सबसे पहले से मालूमात इकट्ठी करके आर्टिकल लिख दूं तो शायद बूढ़ा बॉस खुश हो जाए और फिर तरक्की के बाद भी चांस है, क्योंकि लोग ऐसी ही पुरअसरार खबरों की तलाश में रहते हैं। जानवी ना समझने वाले अंदाज में बोली, अरे करण पहले ये तो बताओ कि खबर है क्या। जानवी, खबर ये है कि सुनने में आया है कि एक रॉन्ग नंबर से लोगों के मोबाइल पर कॉल आती है। जो कोई फोन उठा लेता है तो एक आत्मा इसे मार देती है। करण ने पुरअसरार लहजे में कहा। ये सुनना ही था कि जानवी की हंसी निकल पड़ी। इसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया और बोली, करण इस टेक्नोलॉजी के जदीद दौर में और एक पढ़े लिखे सहाफी होते हुए भी तुम ये आत्मा वात्मा पर यकीन करते हो। थोड़ा होश करो। अगर इस किस्म का कोई आर्टिकल लिखा भी तो बॉस हम दोनों को धक्के मारकर निकाल देगा, फिर कुछ भी हाथ नहीं आएगा। करण गुस्से में लाल पीला हो गया और उठ खड़ा हुआ। अगर तुम मेरा साथ नहीं देना चाहती तो ना दो और दूर रहो मुझसे। ना खुद कभी तरक्की करोगी और ना ही कभी मुझे तरक्की करने दोगी।
आइंदा बात करने की जुर्रत ना करना मुझसे। करण गुस्से से तकरीबन चिल्लाते हुए गोया हुआ। जानवी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी मगर करण का गुस्सा कभी नहीं। वो बुकलाहट में बोली, नहीं करण, मैं तुम्हारा दिल तोड़ना नहीं चाहती थी। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी, बल्कि मैं तुम्हारी मदद भी करूंगी ये आर्टिकल लिखने में। बस तुम मुझसे नाराज मत हो। जानवी के इस तरह गिड़गिड़ाने पर करण बोल उठा, ठीक है, कल सुबह अर्जुन से मिलना है, मैं तुम्हें पिकअप करने आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना। अगली सुबह वो अर्जुन के साथ एक कॉफी शॉप में मौजूद था। अर्जुन इनको सब कुछ बता चुका था। वो करण का मुखलिस दोस्त था और हमेशा करण के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता। इसीलिए इसने करण की इस कदर मदद की कि खूनी रॉन्ग नंबर का भी सुराग लगा लिया था। इस खूनी रॉन्ग नंबर के बारे में मशहूर था कि जिस किसी ने भी कॉल रिसीव की तो वो आत्मा का शिकार बन गया। ब्रेक टाइम में जानवी और करण साथ बैठे चाय पी रहे थे कि करण बोला, जानवी, मुझे लगता है कि अपने आर्टिकल को थोड़ा और मजेदार बनाना चाहिए। हो सकता है ये किसी इंसान का काम हो। तुमने कहा था कि आत्मा पर कोई यकीन नहीं करता। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था, जानवी ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। करण बोल उठा, इस नंबर पर कॉल करता हूँ। जानवी उछल पड़ी, नहीं करण, पता नहीं क्या राज है इस नंबर का, कुछ भी हो सकता है, हमें बस आर्टिकल लिखना चाहिए, कॉल वाल छोड़ो। जानवी ने डरते हुए कहा। करण झंझलाकर बोला, जानवी, मैं जो कहता हूँ वो दुरुस्त होता है, खामोश रहो तुम और मुझे कॉल करने दो। ये कहकर करण ने अपना मोबाइल उठा लिया। वो शीट में लोड करवाना तो भूल ही गया, मोबाइल तो खाली है मेरा। करण झंझलाकर बोला। जानवी करण के हर मसले में दिलो जान से मदद करती आई थी। बोली, ये लो मेरा मोबाइल, इसमें बैलेंस भी है और पैकेज भी। करण ने झट जानवी का मोबाइल ले लिया। नंबर डायल करके करण ने कॉल की तो आगे से मुकम्मल खामोशी तारी रही। 15-20 मिनट गुजर जाने के बाद भी मुकम्मल खामोशी रही। करण ने कॉल काट दी और बोला, एक और मजाक, अब क्या आर्टिकल लिखना है इस नंबर पर जिस पर कॉल तक नहीं जाती। जानवी मुकम्मल खामोश रही। ऑफिस के बाद करण ने इसे घर ड्रॉप कर दिया। घर पहुंचकर जानवी ने अपना मोबाइल टेबल पर रख दिया और खुद नहाने चली गई। जब लौटी तो इसने अपना मोबाइल बजते हुए पाया। फोन उठाने पर इसके मोबाइल पर एक नंबर अवेजा था। इसने कॉल काट दी। जानवी थर थर कांप रही थी। इसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। मोबाइल एक बार फिर बज उठा और अब की बार भी वही रॉन्ग नंबर इसके मोबाइल की स्क्रीन पर नुमाया नजर आ रहा था। जानवी के हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिर पड़ा मगर मोबाइल अब भी बदसतवार बज रहा था। काफी देर बाद मोबाइल खामोश हुआ तो जानवी ने डरते डरते मोबाइल उठाया और करण को कॉल की। करण ने जल्द ही कॉल रिसीव की तो जानवी बुकलाहट में बोल उठी, करण मुझे बचा लो। वही रॉन्ग नंबर मेरे मोबाइल पर बार बार आ रहा है, मुझे बहुत खौफ आ रहा है। करण प्लीज जल्दी आ जाओ, करण प्लीज। करण परेशान सा हो गया और बोला, मैं अभी आ रहा हूँ जानवी, तुम परेशान ना हो, मैं अभी आ रहा हूँ। जानवी ने मोबाइल वापस टेबल पर रख दिया। इसके हल्क में प्यास की शिद्दत से कांटे चुभ रहे थे। सर्दी के बावजूद भी इसकी पेशानी से पसीने की बूंदें टपक रही थी। इसने टेबल पर से पानी का जग उठाया तो वो जग खाली था। वो किचन की तरफ मुड़ी। पानी का गिलास इसने एक ही सांस में पी लिया। जानवी और करण का कोई रिश्तेदार ना था, वो दोनों ही तन्हा रहते थे। वालदैन ना जाने कब हादसे में गुजर गए थे। जानवी और करण को एक दूर दराज के रिश्तेदार ने पाला था जो कब का मर चुका था। जिंदगी में पहली बार जानवी को अपने घर की तन्हाई से खौफ आया था। वो खौफ से तकरीबन कांप रही थी। किचन से जब वो वापस लौटी तो एक मर्तबा फिर इसका मोबाइल बज उठा। इसने देखा तो वही रॉन्ग नंबर बज रहा था। जानवी ने गुस्से और डर के मिले जुले जज्बात में फोन दीवार पर दे मारा तो इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। मगर ये क्या, चंद ही लम्हों में मोबाइल फोन दोबारा मुकम्मल था और एक मर्तबा फिर बज उठा। जानवी को अब यकीन हो गया था कि ये जरूर किसी आत्मा का चक्कर है।
موبائل فون کی مسلسل بجتی ہوئی رنگ ٹیون اسے وحشت زدہ کیے جا رہی تھی، اور پھر اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کال ریسیو کرے گی۔ بھرپور جرات اور بہادری سے اس نے کال ریسیو کر لی۔ اس نے اپنے موبائل سے چند دل خراش چیخیں سنی۔ پہچاننے میں اس نے بالکل دیر نہ لگائی، کیونکہ یہ جانوی کی اپنی چیخنے کی آوازیں تھی جو اسے موبائل سے آ رہی تھی۔ موبائل اس کے ہاتھ سے نیچے گر پڑا اور وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتی چلی گئی۔ چند ہی لمحوں میں اس نے سیال باز میں ملبوس ایک آتما کو اپنے سامنے دیکھا، جس کے لمبے نکیلے دانت کسی ڈرکولا سے مشابہت رکھتے تھے۔ جانوی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی ٹانگوں میں اتنی سکت نہ تھی کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے۔ آتما اپنی تمام تر وحشت کے ساتھ اس کے سامنے موجود تھی۔ اس کے لمبے نکیلے دانت منہ پر صاف نظر آ رہے تھے، حلقوں میں آنکھوں کا نام و نشان تک نہ تھا، اور رخسار ایسے جیسے کسی نے سارا گوشت نوچ لیا تھا۔ خونی آتما جانوی پر جپٹ پڑی۔ کرن دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو خون میں لت پت جانوی تڑپ رہی تھی، کیونکہ جانوی آتما کا شکار بن چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کرن تڑپتی ہوئی جانوی کو جلد سے جلد ہسپتال لے گیا، مگر تب تک جانوی زندگی کی بازی ہار چکی تھی۔ پوسٹ مارٹم کے مطابق تصدیق ہو گئی تھی کہ کسی درندے نے اپنے نکیلے دانتوں اور پنجوں سے جانوی کی گردن کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد جانوی کی لاش کرن کو دے دی گئی تھی اور اس نے اس کی آخری رسومات ادا کر دی تھی۔ کرن نے جانوی کی موت کے بعد صحافت کا کام چھوڑ دیا تھا اور مزدوری کرنے لگ گیا تھا۔ وہ جانوی کی موت کا ذمہ دار خود کو ہی سمجھ رہا تھا۔ ایک جانوی ہی تھی جو اس دنیا میں اس کا واحد سہارا تھی، اب وہ بھی اس کے پاس نہ رہی تھی۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتا اور جانوی کو یاد کرتا رہتا۔ اس کی زندگی ایک چلتی پھرتی لاش کے علاوہ کچھ نہ تھی۔ ایک چھوٹی سی غلطی انسان کو کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہے۔ تو معزز ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ دعا وائس کو دے اجازت۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔